हाँ भाई, क्या हाल चाल आप लोगों का? क्या हाल चाल है? गर्मी वर्मी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ या फिर ठंडी पड़ रही है? हम्म। तो आज से हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। क्या नाम है? किरण प्रकाश की स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, आ जाओ जितने लोगों को आना है। दोपहर, गुड आफ्टरनून बोल देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। सोनू, आपने मुझे याद दिला दिया कि हाँ, गुड आफ्टरनून भी बोलना होता है। जरूरी है भाई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो ये बताओ। सचिन पांडे, मैं ठीक हूँ। विनायक, आप कैसे हो ये बताओ मुझे। ठीक ठाक है ना? सांस ऊँस आ रही है ना? एकदम जिंदा उंदा हो ना? देख लो। हाँ देखो भाई, जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, सबको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि एक नया पार्ट शुरू हो रहा है किरण प्रकाश की। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और जो 9 बजे वाली क्लास में जो चल रहा था वो चलता रहेगा। ठीक है, 9 या 8:40 वाले क्लास में। ठीक है, समझे? और हाँ, कल मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 का दिया था। कितने लोग, हाँ फिजिक्स का, कितने लोग उसे लगा लिए हैं? कल मैंने जो चैप्टर 5 का, मेरा तबीयत थोड़ा मोड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे। ठीक है, एक बच्चा ने मुझे एक वीडियो बना, चैप्टर चैप्टर 9 है यार, चैप्टर 9 है, और चैप्टर 5 6 वहां पे स्टार्ट होगा, चैप्टर 9 यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ये 2 बजे 1 बजे वाली क्लास में चलेगा। ये बताओ, कल मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, हाँ वो चैप्टर समाप्त हो गया है। करण, ये बताओ, कल जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों को मिल गया था? अरे यार बताओ मुझे, जो पूछ रहा हूँ। कल मैंने जो चैप्टर दिया था ऑब्जेक्टिव, वो मिल गया था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया था वो मिल गया था? देखे थे आप लोग? करीब कितना, 53-54 क्वेश्चन था। लगा रहे थे? लगा लेना, मैं उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मिला लेना। कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं है ना? वो किताब का ही क्वेश्चन है, जो मैं पढ़ाया हूँ वही क्वेश्चन है ना? लग जाएगा ना? सभी लोग लगा लोगे ना, चैप्टर पढ़े होगे तो? हम्म। हम्म। पूरे चैप्टर 5 नहीं लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे क्या? हाँ, सोल्यूशन दे देंगे। आज या कल तक मैं सोल्यूशन दे दूंगा, तब तक अपने से लगा लो। फिर सोल्यूशन देंगे तो नकल मारोगे आप लोग। ठीक है, सोल्यूशन दे देंगे तो नकल मार लोगे, मुझे पता है। अगर अच्छे से चैप्टर को पढ़े होंगे तो आज, हाँ आज एक नया चीज देने वाला हूं, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। चैप्टर 5, 2 चीज सुन लो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 जो है, ये समाप्त हो चुका है। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे चुका हूं, करीब 50 क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन थे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा आज, आज दे दूंगा। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ होंगे। आप उसे देख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। तीसरी बात न्यूमेरिकल की आती है। न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल देखो, इस चैप्टर से वैसे पूछा उछा जाता नहीं है, बस पूछा उछा नहीं जाता है। फिर भी मैं कुछ दे दूंगा, 2 4 5 आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन आती है। हाँ, एक वीडियो था, जिन्होंने अपने कोई था पीएचडी बीएसबी क्या नाम करके मेरे सामने सजेस्ट किया, तो मैं उसी शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसने सजेस्ट किया तो मैंने आप लोगों को भेज दिया। देखो, रात को 11:30 बजे पढ़ाई कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन था, कैसा था, कहाँ का था, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। हो सकता है वो देख रहा हो, लेकिन शिखर बैच का ही बंदा था, मुझे पता है, क्योंकि वो शिखर बैच में देखा था, मैंने शेयर किया था आपको। देखो, रात 11:30 बजे रात को पढ़ रहा है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल 5 या 6 मैं दूंगा, या 10 दे दूंगा, मान लो 10 दे दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है इतना। आप चैप्टर 5 का लगा लेना। ये मैं सब्जेक्टिव आज प्रोवाइड करूंगा, न्यूमेरिकल कल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आज जो 8:40 पे क्लास होती है, इसमें चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करूंगा। अभी मैं 1 बजे वाली क्लास में, अभी मैं चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। ओके, इतना बात समझ में आ गया है? इसमें ऑब्जेक्टिव दे चुका हूं, सब्जेक्टिव आज दूंगा, और न्यूमेरिकल 10-12 न्यूमेरिकल मैं कल दे दूंगा। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा आज से। इसमें क्या है आपका, चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगा 1 बजे वाली क्लास में। कोई डाउट नहीं है ना? अब चलूं आगे, क्लास स्टार्ट करूं।
हाँ बताओ, कोई डाउट नहीं है? नहीं भाई, ऐसे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी 1 बज रहा है, तो मैं चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहा हूं। जब रात को 8:30 8:40 वाले क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट किया जाए। एक मिनट, मैं कमेंट लगा लेता हूं अपने टैब में, उसके बाद स्टार्ट करता हूं। क्यों नहीं होगा केमिस्ट्री क्लास? केमिस्ट्री का क्लास शाम को 6 बजे होगा, ठीक है। कर लेना पूरा सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन दे दूंगा, वैसे कर लेना, पूरा क्वेश्चन लगा लेना। अब वो कौन बच्चा था? अच्छा हाँ, एक बस 8 चैप्टर है फर्स्ट बुक में, ठीक है। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर, हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और, एक बच्चा था जो कि रात को 11:30 बजे पढ़ रहा था, मेरे को वीडियो, उन्होंने मेरे को नहीं भेजा था, उन्होंने वीडियो अपलोड किया था अपने मोबाइल से। वो वीडियो मेरे सामने आ गया, तो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया। देखो आप लोग 10 बजे नहीं पढ़ पाते हो, 11:30 बजे रात को पढ़ रहा था, है ना। मेहनत कर रहा था कि नहीं कर रहा था? आप लोग भी किया करो यार। आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब नहीं कि कोई और नहीं कर रहा है, कर रहे हैं सब लोग बहुत मेहनत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की क्या? चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है ना, ठीक है। प्रकाश की में शायद मात्रा इस टाइप से होना चाहिए, ये लोग देख लेना आप लोग अपने से, ठीक है। हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ना किरण प्रकाश की। चैप्टर नंबर 9 अगर आप देखोगे तो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड है, 5 पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड है। कहीं प्रकाश का परावर्तन अलग दे दिया है, प्रकाश का अपवर्तन अलग दे दिया है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन अलग दिया है, आंख वाला चैप्टर अलग कर दिया, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी अलग कर दिया है। तो उसको अलग अलग करने दो, हम लोग पूरा चैप्टर नंबर 9 एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक साथ दिया हुआ है। गवर्नमेंट एक साथ देती है तो ये लोग अलग करने वाले कौन है, ठीक है। तो हम लोग पूरा एक साथ पढ़ेंगे ना। तो चैप्टर नंबर 9 चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ये भी देखा गया कभी कभी 15-15 नंबर 20-20 नंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं एवरेज मानता हूँ 9 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एवरेज मानता हूँ, एवरेज मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं 9 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई लिखा नहीं है कहीं पे। 25-25 नंबर तक के कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 की बात हुई। और यहाँ से न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे भी क्वेश्चन क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। उसके बाद जो बनता है कुछ जो डेरिवेशन होते हैं ना, निगमन वाला प्रश्न, निगमन वाला प्रश्न बनता है। हालांकि जैसे भी प्रश्न बनेगा मैं सभी चीजों को बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है, यहाँ से नहीं बनता है। आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि चैप्टर लंबा है, परेशान हो जाओगे नहीं तो, नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किरण प्रकाशिकी में आता है शब्द किरण, किरण के बाद प्रकाश आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश किसे कहा जाता है। हेडिंग डालिएगा प्रकाश, क्या हेडिंग डालना है? प्रकाश, ठीक है। सबसे पहले क्या जानेंगे?
प्रकाश के बारे में जानेंगे, है ना। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह ऊर्जा है। वह क्या ऊर्जा है? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जो हमारे आंखों को क्या करती है? दृष्टि आंखों को क्या करती है? दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारे आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कभी भी प्रकाश का डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसे याद मत करना, समझ लेना, सुन लेना। हाँ, हो सकता है जो इंटरव्यू कभी देने जाओ कहीं पे तो वहां पे पूछ ले कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हाँ, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, कब यह कैसे जाती है। सबसे पहली बात, फिर से एक बार डिफिनेशन में रिवाइज करा देता हूं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों की दृष्टि संवेदना प्रदान करती है और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर देते हैं? देख सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या करते हैं? प्रकाश स्वयं अदृश्य। आज तक कोई प्रकाश को देखा है? कोई प्रकाश को देखा है आज तक? तो बताओ, नहीं देखा है ना। कोई प्रकाश को नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश क्या होता है? पहला गुण इसका यह होती है कि प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं क्या होती है? अदृश्य होता है, अदृश्य होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है। पहला गुण ये हो गया। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? अदृश्य होता है, इसे देखा नहीं देखा जा सकता है ना, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है। अरे आप दिन में दोपहर को बाहर निकले हो, कहोगे लाइट किधर है? लाइट कहाँ है? दिखाई देगा क्या? वो तो मैं नहीं कराऊंगा। अंधेरे में आप लाइट जला दो, बल्ब जलने लगा, वस्तु दिखाई दे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइट को कोई देखा है क्या? कोई लाइट की नहीं देखा है, ओनली फील कर सकते हैं ना। और इसकी उपस्थिति में वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है, प्रकाश का गुण सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि जैसे आपको यहाँ से वहां, आजकल की जनरेशन में इतना खतरनाक हो चुकी है, और कहा जाएगा कॉलेज जाने के लिए तो वो बाइक मांगी, और वही बाइक में ऐसी उसी बाइक नहीं मांगेगी, सुपर स्प्लेंडर या ये जो क्या होती है स्प्लेंडर प्लस, ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं चाहिए। अगर लड़के होंगे तो उनको वो बड़ा वाला वहां का कोई F15 वाला या फिर भयंकर गाड़ी चाहिए, और लड़की होंगी तो उनको भी भयंकर स्कूटी चाहिए। ये होता है ना, मतलब माध्यम की जरूरत पड़ती है आप लोगों को जाने के लिए ना। उसके बाद पैदल चले जाएंगे, लेकिन साइकिल से नहीं जाएंगे। हाँ, KTM वगैरह चाहिए, बहुत बढ़िया। देखो बुलेट, KTM देख लो, आप लोगों का जवाब आने लगा है। किसके अंदर कौन सी मतलब कौन सी किसको क्या चाहिए वो आने लगा अंदर से। ठीक है, ऐसा करो, आप अपने के लिए मत, BMW भी किसी को चाहिए, आप लोग अपने बच्चों को दिलवा देना, अपने मत लेना। ठीक है, दिलवाना कभी अपने बच्चों को पता चल जाएगी। ठीक है, अपने बच्चों को दिलवाना आप लोग, देखता हूं क्या क्या दिलवाते हो। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो लेकिन प्रकाश एक ईमानदार आदमी होता है, इसको क्या होता है? इसको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए ना किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की
आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, ठीक है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बेचारा किसी भी कोई भी इसके माध्यम नहीं चाहिए, ये अकेले पैदल चला जाता है, बिना किसी के साथ साथी का चला जाता है, ठीक है, समझे, है ना, ठीक है। अब देखिए जो प्रकाश का वेग होता है ना, प्रकाश का वेग, तीसरा पॉइंट लिखना, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह आपको याद होना चाहिए, आगे मैं नहीं लिखाऊंगा प्रकाश का वेग कभी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, ठीक है, समझे। ये जो वेग होता है ये किस में होता है, जल में नहीं, ये वेग जो होता है निर्वात में चाल होता है, निर्वात में चाल होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे जल में डाल देंगे सर इसी वेग से जाएगा, नहीं, इस वेग से नहीं जाएगा। यह वेग निर्वात के लिए, जहां पे कोई भी माध्यम नहीं उसके लिए यह वेग है। अगर इसी को जल में डाल देंगे तो इसका वेग कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश के चाल का वेग क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, जो कि महत्वपूर्ण है। जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, गति करता है ना, ठीक है। प्रकाश क्या किसके रूप में गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों की दृष्टि संवेदना प्रदान करती है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण में सबसे पहली बात यह होती है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश संचरण के लिए क्या, किसी माध्यम में संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रकाश की वेग की बात करें तो जल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ये प्रकाश की प्रॉपर्टी हुई, आप इसे नोट करिए, उसके बाद रब करके हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानते हैं। रब कीजिए भाई, लिखिए सभी लोग काफी 2, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सोनू केसरी, चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। एक बात ध्यान से सुन लेना, आज का मतलब क्या है, मतलब यह है कि प्रकाश का अपवर्तन जो टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कक्षा 12 में। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। अब कक्षा 10 में आप लोग थे खिलाड़ी आदमी, खूब खेल रहे थे, हर वो कांड कर रहे थे, सभी कांड करके बैठे हुए हो कक्षा 10 में, है ना। तो कक्षा 10 की तो बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या किए हो आप लोग। हालांकि मुझे ईमानदारी से इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए, आपको ईमानदारी से करना चाहिए। सर प्रकाश का अपवर्तन हमने कक्षा 10 में पढ़ चुका है, नहीं पढ़ना है। परावर्तन ठीक है ना। कक्षा 12 में आपको अपवर्तन से स्टार्ट करना चाहिए, गोली दर्पण से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप लोग नहीं पढ़े हैं, मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। लेकिन आपके बोर्ड में ये जो प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है, जो कि अगले होता है 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाए आपका, तब तक के से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेज समझ लीजिए केवल 2% है। कितना है, 2%, यानी 2% ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए कभी एकदम एग्जाम में सठिया गया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं जाता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के बाद से पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ ठीक है,
समझे? तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के, किससे पूछा जाता है? अपवर्तन से पूछा जाता है, और अपवर्तन के आगे के टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रकाश के परावर्तन से नहीं पूछे जाते हैं। तो भी मैं प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हाँ समझा दूंगा टॉपिक को पूरा, और उतना लिखवाऊंगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा एग्जाम के टाइम में पढ़कर ही मत जाना प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन पढ़ के जाना, ठीक है, ओके। और ये क्या नाम है इनका, देव तिवारी भाई साहब, E बराबर MC स्क्वायर क्या होता है? 1 मिनट, आप लोगों को क्या मैं बायो सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ाया है? बताओ, सही सी बताओ, बायो सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ाया है? ये कल रात को हमको फोन करके पूछे सर बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आपने पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसे खतरनाक आदमी है। मैं प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन का समीकरण पूछ रहे हैं, जो कि आगे हम लोगों को पढ़ना होगा, आगे पढ़ना होगा जब हम लोग आइंस्टीन का समीकरण पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे, तब पढ़ना होगा। यही तो समस्या होती है, जो पढ़ा वो पढ़ते नहीं है, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ते हैं, यही खतरनाक है। हाँ? क्या इसमें कोई है जो बायो सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ाया हो, जिसको किसी को याद नहीं हो? हाँ? यही तो लोग होते हैं, जो पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं पढ़ा है उससे पूछेंगे। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एडवांस बनते हैं, ये नहीं ओवर स्मार्ट, नहीं ओवर स्मार्ट होते हैं, दिखाते हैं कि हाँ मैं जानता हूं E बराबर MC स्क्वायर कुछ होता है, सर नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता यार E बराबर MC स्क्वायर क्या होता है यार, मैं पढ़ा ही नहीं कभी। ये फिजिक्स में हो भी है, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में, मैं भी इसमें भी डाउट में हूँ यार, मुझे नहीं पता यार, क्या बताऊं मैं, कैसे बताऊं आपको, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई, सॉरी। जब कभी याद में पढ़ कर आऊंगा, रट कर आऊंगा किताब में से, तो बताऊंगा आपको E बराबर MC स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। यानी जो पढ़ाया जाए उस पर फोकस नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़ाया जाए उस पर फोकस करेंगे। क्या करें इन लोगों का, हे भगवान सुधार दो इनकी जिंदगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, प्रकाश के स्रोत आपके बुक में दिया होगा, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश कहां कहां से उत्पन्न किया जाता है? कुछ होता है प्राकृतिक स्रोत, कुछ होता है कृत्रिम स्रोत। अब भाई प्राकृतिक स्रोत कृत्रिम, ये बताने वाली चीज तो है नहीं, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है ना, ठीक है, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, चांद, चंद्रमा ये सब देख लेना, तो कृत्रिम स्रोत में भाई कुछ भी लिख लेना आप लोग, ठीक है, वो अपने मन के ऊपर है ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, सूर्य बल्ब लिख लेना, या फिर फिलिप्स का LED लिख लेना, सब कुछ आपका घर की बातें हैं, ठीक है। लिखिए प्रकाश का परावर्तन, क्या हेडिंग करना है आप, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, प्रकाश का, अच्छा प्रकाश का परावर्तन। फिर से मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कक्षा 10 में पूछा जाता है, कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के साथ में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है ना, सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। लेकिन कक्षा 12 में प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं प्रकाश के परावर्तन को समझा तो दे रहा हूं, उतना डीपली आपको लिखाऊंगा नहीं, हाँ प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आप लोग कक्षा 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी भी तल पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो वहां से प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तित भी हो जाता है। जैसे ये आपका कोई प्रकाश है, इस तल पर, ये चिकना तल है, क्या है, चिकना तल, चिकना तल, इस चिकने तल पर आपतित हुआ तो प्रकाश इसी माध्यम में फिर से परावर्तित हो जाता है। ये प्रकाश आपतित हुआ है, फिर परावर्तित हो गया, है ना। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी किसी भी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में प्रकाश का लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लिख लेना परिभाषा, किसी चिकने तल से टकरा कर प्रकाश का
का वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता। प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी चिकने तल से टकराकर एक में रहेगा। ठीक है, प्रकाश का उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, कोई ये प्रकाश ए है बी, ठीक है, ए बी कोई प्रकाश है, बी तल से टकराता है और सी उसी माध्यम में वापस चला जाता है। चिकना तल जो है उसका नाम हम लोग यम डैश लिखते हैं, यम डैश लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें अगर हम अभिलंब खींच दें, ये अभिलंब खींच दें, ये क्या है? अभिलंब है, इस पे 90 अंश का ये जो कोण बना है 90 अंश का कोण बना है, इसलिए इसे अभिलंब कहा जाता है। इस अभिलंब का नाम हम क्या रख दें? यन रख दें। ये बीएन क्या है आपका? बीएन क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब का मतलब इसके साथ में ये जो कोण बना है 90 अंश का कोण बना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बीएन को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनाया हूं, कौन? ए बी एन, कोण ए बी एन, इसको कहा जाता है, इसी क्या कहा जाता है? कोण ए बी एन को क्या कहा जाता है? बताओ, आप लोग पढ़े हो ना? बताओ, कोण ए बी एन को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। और ये जो ए बी प्रकाश है, इसे क्या कहा जाता है? ए बी प्रकाश को आपतन क्या कहा जाता है? ए बी जो प्रकाश, उसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। ये जो ये कोण ए बी एन है, ये लाल वाला जो मैंने खींचा हूं, चार जो खींचा हूं, इस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। ये ए बी जो प्रकाश, इसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। बीसी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना सभी लोग। बीसी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बीसी को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बीसी को? परावर्तित किरण कहा जाता है। बीसी को परावर्तित किरण कहा जाता है। कोण, ये वाला कोण ध्यान देना, ये वाला कोण जो रेड से 4 बार हमने किया, ये वाला कोण, कोण एन बी सी, कोण एन बी सी, इसे क्या कहा जाता है? बताओ, कोण एन बी सी को क्या कहा जाता है? हाँ, कोण एन बी सी को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। इसका डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परावर्तन कोण कहा जाता है। ये जो पॉइंट बी है ना, इसे कहा जाता है आपतन बिंदु। बी को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसे बिंदु बी को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। और जो बीएन है, इसे अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए ना। ये सब चीजें जो कि इसमें है, सब मैंने बता दिया। और यम डैश क्या है? यम डैश को कहा जाता है, यम डैश को कहा जाता है क्या? यम डैश को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह कहा जाता है। यम डैश को क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। इसे नोट करिए, तब मैं परावर्तन के नियम बताऊं। हालांकि ये सब पूछा ही नहीं जाता, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, हाँ, परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ, सही बात है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसका डिफिनेशन लिखवाने से क्या मतलब, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का डिफिनेशन लिखवाने से क्या मतलब, पूछा ही नहीं जाता है। हो गया? तो दिया क्यों? दिया इसलिए है ना कि अमरजीत, तुम्हारे जैसा कुछ खिलाड़ी आदमी होते हैं जो बचपन में पढ़ते नहीं, पढ़ने के समय, ठीक है, उनके लिए दिया जाता है ताकि वो पढ़कर आगे चले। हो सकता है भूल गए हो।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सब पूछा नहीं जाता एग्जाम में भाई साहब, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब लिखिएगा सभी लोग, क्या लिखना है सर, लिखिएगा सभी लोग परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताओ, गांधी जी के कितने बंधन होते हैं ये तो बता दो, कम से कम इतना तो बता देते हो। परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई, परावर्तन के नियम, हेडिंग डालना परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्यों कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये सतह है, मान लीजिए ये चिकना सतह है ब्लैक वाला, ठीक है, यहां से प्रकाश आई ऐसे चली गई, ठीक है, तो ये आपतन बिंदु बी है, ये अभिलंब n है, ये ए बी सी, ये प्रकाश क्लियर है, ये आई और इस तरह से परावर्तित हो गई है। तो ध्यान देना, पहला नियम क्या है, ये जो आपतन कोण है तथा परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, ये आई जो आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, ये आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है देखिए, आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं, जिसे एक ही तल में ऐसे खड़े होते हैं, सबके सब अलग अलग पृष्ठ में नहीं होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होती है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये होता है आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित क्या लिखा हूं मैं यार, हिंदी भी लिखने नहीं आता है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होती है, ये दो नियम होते हैं। नियम को लिखिए आप सभी लोग, लिखिए हो गया।
चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हालांकि ये भी नहीं पूछा जाता प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, चूंकि किताब में दिया है, पढ़ लो थोड़ा सा, जो पूछा जाएगा इसके आगे की चीजें, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, ध्यान देना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का इंग्लिश नाम जानते हो क्या होता है? बताओ, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमेज कहा जाता है। सबके मोबाइल में इमेज का फोल्डर होता है ना, प्रतिबिंब में, ठीक है। और अच्छा हिंदी जाओ, छाया। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं ना, समझे? क्या कहते हैं? किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, अरे यार वास्तविक कैसे लिखा जाएगा? वास्तविक, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसमें प्रतिबिंब क्या वास्तविक बनता है, और ये पर्दे पर इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है। इसे पर्दे पे क्या किया जा सकता है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पहली बात है, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, वास्तव में मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत नहीं होते, वास्तव में मिलते हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो कि आपको याद होना चाहिए, इसमें प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये तीनों पॉइंट है, आपको मैं पीडीएफ दिखा देता हूं, ये देखिए पीडीएफ में मैंने पूरा लिख डाला है, ठीक है। चीजों को आप देख लेना सभी लोग, मैं दे दूंगा ना, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलते हैं, इसमें किरण वास्तव में नहीं मिलते, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। इसमें किरण परावर्तन या अपवर्तन के
पश्चात किरण वास्तव में नहीं मिलते हैं। भाई वास्तव में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन डेटिंग वाले होते हैं, ऑनलाइन डेटिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो डेटिंग वाले नहीं, ऑनलाइन डेटिंग वाले होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसमें प्रतीत होते हैं। मतलब जैसे होता है मिल गए हैं, जैसे ऑनलाइन आप लोग डेटिंग करते हो ना, जैसे लगता है कि मिल गए हो आप, लेकिन वास्तव में नहीं मिलते हो आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन बातें करते हो वीडियो कॉलिंग पे, तो क्या लगता है कि मिल रहे हो, सामने सामने बातें कर रहे हो, आप क्या क्या कर लेते हो आप लोग वीडियो कॉलिंग पे। आप लोग खुद ही खतरनाक आदमी हो यार, मैं क्या बताऊं। है ना। तो ऑनलाइन वाला तो समझ सकते हो, मिलते तो नहीं हो वास्तव में, लेकिन हाँ ऐसा लगता है मिल गए, सब काम हो जाता है ऑनलाइन ही, ठीक है। क्यों मेरे बड़े भाई बताओ, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, ये मुझे बताओ, सही बात है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, वहां पे आभास होता है, ठीक है। ये जो होता है, यह सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब। इसका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, और इसे पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसे जो है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसे जो है पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे भाई वही सीधी सी बात है, उसे हाथ से छू सकते हैं क्या? आभासी वाले जो ऑनलाइन आप लोग करते हो, उसे हाथ से छू सकते हो क्या? हाँ नहीं ना। लेकिन इसे तो टच कर सकते हो, वास्तव में मिलते हो आप लोग, तो वास्तव में मिला करो यार, ऑनलाइन मिलने से क्या मतलब। हाँ क्यों भाई, बात सही कि नहीं, है ना। तो याद कर लो भाई, कैसे भी याद करना हो, समझ में आना चाहिए, रोमांटिक है चाहे नॉन रोमांटिक, उससे मतलब नहीं है। तो ये वास्तविक होते हैं, ये आभासी होते हैं। आप लोगों की दुनिया के ये लोग होते हैं, पुराने समय की दुनिया के ये लोग होते हैं, ठीक है। आपके पुराने समय वाला जो दुनिया है, ये वाले होते हैं, वास्तविक वाले होते हैं। आप लोग आभासी में खुश रहते हो, मिलता उलता कुछ नहीं है, सब चीजें होती रहती है, ठीक है। आगे चलें, आप लोग लिख लो। नहीं भाई, बुक 3 चैप्टर तक प्रिंट करवा के रुकवा दिया हूँ, मेरे को समय नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। फिर भी कुछ न कुछ आप लोगों को जाएगा हमारे तरफ से, ठीक है। फिर भी कुछ न कुछ जाएगा। आशीष सर है क्या? आशीष सर, आशीष सर, यार बैग के लिए देखो यार, सेंड कर दो यार, बैग खरीद लेंगे तो देने क्या मतलब। हाँ ठीक है, बात करो 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ न कुछ आप लोगों के लिए जाएगा, ठीक है। अब क्या जाएगा? देखो भाई, बात तो कहाँ हूँ, बुक नहीं भेज पाया तो कुछ तो जाएगा। मैथ की क्लास 3 बजे से होगी। उल्टा है, मतलब उल्टा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हेडिंग करिएगा दर्पण। क्या हेडिंग करना है? दर्पण। दर्पण, देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण
क्या होता है ये बता दें आप लोगों को, क्या आप लोगों को पता है? कोई कमेंट करके मुझे बताएगा, दर्पण किसे कहते हैं, कोई बताएगा कमेंट करके? दर्पण मतलब मिरर, है ना। सुबह उठते हो चाहे रात को सोते हो, बाल को सही करके ही सोते हो। मैं तो जब जाए जैसे कर लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता बालों का, ठीक है। ये आप लोगों को ज्यादा टेंशन होता है, हा? दर्पण क्या होता है? दर्पण देखो, कांच का एक मोटा प्लेट होता है। क्या होता है? कांच का एक मोटा प्लेट होता है। प्लेट के एक साइड, प्लेट के एक तरफ क्या कर लेते हैं, किसका, एक मोटी कांच का एक मोटा प्लेट होता है। प्लेट के एक तरफ जो है एक मोटी लाल ऑक्साइड का पेंट कर लिया जाता है। एक मोटी लाल ऑक्साइड का क्या कर लिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, तो यह दर्पण बन जाता है, ठीक है, समझे। दर्पण क्या, एक कांच की मोटी प्लेट होता है, प्लेट की एक साइड क्या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। लाल ऑक्साइड, सिल्वर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका हाथ है, आपका पेंट है, जो बनाना है जो पेंट कर दो। जो दर्पण होता है ना, ये 3 प्रकार से होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार ये होता है, इसमें पहला प्रकार क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा प्रकार क्या होता है, उत्तल दर्पण। तीसरा प्रकार होता है समतल दर्पण, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें देखो इस टाइप से उठा होता है, ये ऐसे होता है, और इसमें जो कलई की जाती है ना, इसके ऊपर वाले पृष्ठ पे की जाती है। आप लोग कक्षा 3 में ये पढ़े होंगे अवतल दर्पण के बारे में। और जो परावर्तन होता है ना, इसके इस सतह से होता है, ऐसे परावर्तन होता है, इस टाइप से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कलई जो की जाती है ना, ऐसे इस अंदर की ओर की जाती है, ठीक है। और जो परावर्तन होता है इसके ऊपरी सतह से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अवतल मतलब तल में धसा हुआ, उत्तल मतलब इसे हिंदी भाषा में उठल। आप लोग कहते हैं भोजपुरी में उठल हो ना, तो उठल हो, तो यानी ऐसे उठा हुआ से इसका परावर्तन होता है। तो आप उठल हो से याद कर सकते हैं ना, ठीक है। और होता है एक समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, एक समतल कांच की प्लेट हो जाती है, किसी टाइप का उठा नहीं होता है, इसके पीछे जो है कलई कर दिया जाता है। ये समतल दर्पण हो गया, नहीं, इसमें परावर्तन ऐसे होता है। ये सब कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके वाले थे यार, और ये इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक चीज कभी एक बार पूछ लिया था, अभी मैं बता देता हूँ, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ कछुओं नहीं पूछा जाता है, कछुओं नहीं पूछा जाता है। इसमें से कछुओं नहीं पूछा जाता है ना, ऐसे कह सकते हो। नोट कर लो, बना लो फिगर। हाँ, सर पर समतल दर्पण में ही बाल झाड़ते हो आप लोग। नहीं, आजकल के नहीं 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 गलत बता रही हो पूजा आप। आजकल के खतरनाक आदमी क्या, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें भी बाल बना लेते हैं। कहीं जाएंगे कॉलेज ना, तो किसी गाड़ी खड़ी रहेगी, अपनी गाड़ी, उसका जो साइड में उसको मोड़ के ऊपर करते हैं, फिर ऐसे बाल बना के तब अंदर जाते हैं। अरे बहुत खतरनाक आदमी रहते हैं यार भैया, मैं क्या बताऊं। ये काम लड़कियां नहीं करते हैं, लड़के ज्यादा करते हैं। लड़कियां भी करती हैं, वो लोग बैग में ही एक मिरर लेकर आती हैं, लेकिन लड़के खुलेआम बना लेते हैं ना। हाँ,
मैंने ये करना कि 10-12 बच्चों से बात करी बैठ बात लेकर जो कॉलेज खुल गया है ना। हाँ हाँ तमाक लेक्चर से दूर करके उसके बाद 10 बच्चों से बात करी बैग सेंड करता हूँ। ठीक चलिए नेक्स्ट चलें। आप लोगों को कुछ मैं सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। दर्शाते नहीं है भाई, 1 बजे। दो चार 10 लोगों के यहाँ जाएगी। हाँ बबरी। अरे भैया लोगों हो गया तो चलिए आगे बतावा। चला बा चलो। हो गवा बहुत है, अच्छा है, हो गवा तो हो गवा, बढ़िया है, ठीक है बात। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। लिखेंगे नहीं, बस समझ लेते हैं यार। आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, ऐप में जाके पढ़ लेना, उसे देख लेना, क्योंकि पूछा नहीं जाता है यार कुछ, तो मैं क्या लिखूं बताओ। लिखे का क्या मतलब जब पूछ लेना जाला तो, ना सही बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पहला परिभाषा आप लोग लिखना, दर्पण का ध्रुव ना। दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहला परिभाषा लिखना ध्रुव। क्या है ध्रुव, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी दर्पण ले लो, इसकी जब मध्य बिंदु पी बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, उसी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसका एक आध डिफिनेशन और हो सकती है, लेकिन मैं यही लिखा रहा हूँ, इसी पे ध्यान देना। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दर्पण का ध्रुव हो गया, पोल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा लिखना आप लोग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। देखो ये दर्पण बना होगा तो किसी न किसी वृत्त को ऐसा कोई वृत्त रहा होगा, इसको ऐसे काट कर बना होगा, तो जिस वृत्त को काट कर बना है यह दर्पण ना, उस वृत्त का जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई। जैसे ये वृत्त बना है, ये दर्पण बना तो इस तरह होगा, तो इस पे कलई किया गया होगा तब बना होगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो केंद्र है, इस वृत्त की जो केंद्र है, इसी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया। हाँ वक्रता केंद्र हो गया। अब नेक्स्ट डालना वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
जो ये त्रिज्या होती है ना, यही त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो वक्रता केंद्र से जो इसकी वृत्त की त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि पूछा नहीं जाता है। समझ में आ गया? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, जो ये त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ बताओ, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया? त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। हाँ नोट बना के लिख लो थोड़ा मोड़ा यार, जो ट्रिक बनाना है, फिर आगे चलते हैं। सचिन पांडे बस नहीं करेंगे, अब एकदम खत्म करेंगे ना। का भयंकर होगल, अमरजीत, ये अमरजीत का मतलब समझते हो? अमरजीत बहुत खतरनाक मतलब हो गया। अजय पूजा नाम है आपका, शायद समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। क्या डालना नेक्स्ट हेडिंग? अगला नेक्स्ट है इसमें आपका अभिलंब ना। देखो जैसे मैंने अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, ध्यान देना, अभिलंब क्या होता है, कोई भी वृत्त है, कोई भी क्या होता है, वृत्त होता है इस टाइप से, ऐसे कोई वृत्त है। अगर मैं इधर का ऐसे काट लूं, ये इसका केंद्र वो है, ठीक है, इसको काट लें और इस साइड का कलई कर दिया जाए, काला पोत दिया जाए इस साइड, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसी वृत्त के अगर इस साइड का काट लें हम, ये काट लें तो ये, और इधर पीछे आपका कलई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये वाला उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, अवतल। मेन पॉइंट पे आ रहे हैं आप, ध्यान देना, ठीक है। अभिलंब क्या होता है, इस बिंदु से, ध्यान देना, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे किसी भी दर्पण पे, किसी भी बिंदु तक पर खींचा गया जो रेखा होती है उसी को अभिलंब कहते हैं। कितना भी खींच लो आप, सब के सब अभिलंब हो जाएंगे। यानी ऐसा किरण जो क्या वक्रता, ये तो केंद्र है जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसा भी किरण जो वक्रता केंद्र से होके जाती हो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं ना, समझे? ऐसा केंद्र, ऐसा 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 सभी, वे सभी किरण जो वक्रता केंद्र से होके जाती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं ना। या फिर लिख सकते हैं, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु को, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे, है ना। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अगला क्या मैं बताने जा रहा हूं, तीसरा जो भी नंबर है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, एक ऐसा अक्ष होता है जो कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, मध्य बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाए, उसे क्या कहें, कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बताओ? ऐसा मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ में, पढ़ भी लेना, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ऐसा अक्ष जो कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाए, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना।
जैसे आपके सामने ये कोई मान लीजिए अवतल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण बनाता हूँ, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर कलई किया गया है, इस पे एक अक्ष ये खींचा गया है, जो ये मध्य बिंदु इसका P है, और ये क्या है, जो कि इसके वक्रता केंद्र C से होके जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। एक ऐसा अक्ष जो वक्रता केंद्र C से होकर जाए उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाए उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा इसका कोई जरूरत नहीं है, मत लिखो परिभाषा, मत पढ़ो ये चैप्टर। कब तक, जब तक कि परावर्तन चल रहा है, पूछा ही नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना। ये पीडीएफ में मैं पूरी चीजें, देख रहे हो, ये फोकस तल, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे समझा कर लिखी गई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाए उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। दर्पण का द्वारक, नेक्स्ट आपका पढ़ना है दर्पण के द्वारक। दर्पण का द्वारक, देखिए ये जो होता है आगे का, ये द्वार जो होता है, द्वार, इसे यहां से यहां, ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण का द्वारक होता है ना। इसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, है ना। अब दो चीज आती है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, और फोकस तल, तीन चीज पढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, फोकस दूरी। चलिए मुख्य फोकस का हेडिंग डालना है आपको, मुख्य फोकस। क्या हेडिंग डालना है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, बताओ, मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी दर्पण आप ले लो, जैसे मैं आपके सामने अवतल दर्पण ले रहा हूं, इस अवतल दर्पण के जो ये मुख्य अक्ष है, क्या है, यह आपका मुख्य, ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष जो कि इसका वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होके जा रही है, तो इस अवतल दर्पण पर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से, अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होके जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है ना। अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझे। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाता है उसे मुख्य फोकस यप कहते हैं, समझे। हाँ, ठीक है, ये परिभाषा लिखवाऊंगा मैं नहीं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं ना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। एक आता है फोकस दूरी, एक आता है फोकस दूरी।
फोकस दूरी मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कक्षा 10 में पूछा जाता है। ठीक है, कक्षा 10 वालों को मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कक्षा 12 वालों को पढ़ा रहा हूं। देखो ये मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, यही दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। मुख्य फोकस ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी जो है इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं ना। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज बताऊं मैं, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध, हेडिंग डालिएगा, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध, है ना। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध, ये हेडिंग डालिएगा सभी लोग। देखो यह आपके सामने गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध। ठीक है, क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है ना। हाँ, r = 2f होता है। तो देखिएगा सभी लोग क्या संबंध होता है आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप पढ़ लीजिए। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध क्या होता है? r f फोकस दूरी, मैं इसको रब कर देता हूं फिर मैं बताता हूं। आपके सामने है, बताइए क्या संबंध होता है? संबंध क्या होता है? फोकस दूरी = त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अपान 2 होता है, ये संबंध होता है। फोकस दूरी = वक्रता त्रिज्या अपान 2, इसे लिख सकते हैं, यही संबंध होता है ना। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके सामने क्वेश्चन एक है, आप पढ़ सकते हैं। क्या है? एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? मैंने सोल्यूशन के साथ आप लोगों को दे दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। r/2 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 10/2 करना है ना, 20 आ जाएगा आंसर। अरे सॉरी, r/2 = 10 करना, तो r का मान 20 आ जाएगा आंसर, है ना। अरे 5, अरे सागर आप तो ध्यान ही नहीं दिए, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। 20 होगा, कहां से पढ़ रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो क्वेश्चन? क्या पढ़ो? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यप बताए, फोकस दूरी दिया ही है वहां पे 10 सेंटीमीटर, तो यप क्यों बता रहे हो? हाँ, फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर होगा ना। बीस सेंटीमीटर होगा ना। तो ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना, मेरी बातों को फिर से सुनना। यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर ना। आपको यहाँ पे क्या पूछा? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान पूछा है। आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी f = क्या होता है? त्रिज्या r/2 होता है ना। तो f का मान क्या? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हा? ठीक है ना, ये होगा आपका ना। चलिए, ये संबंध होता है इन दोनों के मध्य का। अब लिखना सभी लोग, हेडिंग क्या डालना? हेडिंग डालना कि अवतल दर्पण या फिर दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, कितने नियम होते हैं बताओ? दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, हेडिंग डालना सभी लोग ना।
ठीक है भाई, इससे पूछा उछा नहीं जाता आपके एग्जाम में, इस नियम से भी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लिखवाऊंगा भी नहीं, बस मैं समझा दूंगा, पीडीएफ से देख लेना आप लोग। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब, देखो भाई ये होता है सेलेक्टिव स्टडी, क्या पढ़ना है या आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता रहेगा तो परेशान हो जाओगे ना, फालतू के पढ़ोगे परसेंटेज नहीं आएंगे। ठीक है, पढ़ो वही जो आए एग्जाम में ना। ठीक है, और दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, इसमें 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, ध्यान देना, प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, पहला नियम क्या होता है कि कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो उत्तल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण में कैसे जाएगी देख लेना, इसमें भी वैसे ही जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात न मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, ये है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस यहाँ पे ये होता है, ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं, यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हो गया, यह आपके उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, है ना। ये आपका प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक बताना सभी लोग, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, बताना सभी लोग एक बार बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, बताओ। बताओ, मुख्य फोकस से होकर जाती है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नियम ध्यान देना, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नियम इसका विपरीत होता है। दूसरा नियम क्या होता है, इसी का विपरीत होता है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्वितीय नियम में ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जो इसका मुख्य फोकस होता है, अरे यार क्यों मारकर गिर रहा है, इसका जो मुख्य फोकस है यह, इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए ये होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ पे क्या था, समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, यहाँ पे जिससे उसका उल्टा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ये दूसरा नियम होता है। एक बात सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मुख्य अक्ष से होकर जाने, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके अलावा ये तो अवतल दर्पण के लिए हुआ, उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऐसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश किरण, मान लीजिए मुख्य फोकस ये है, जब मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश किरण तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। यह अवतल दर्पण के लिए, उधर उत्तल दर्पण के लिए ना। चलिए नोट कीजिए सभी लोग, फिर थर्ड नियम बताता हूं आप लोगों को।
क्यों बस करें यार, मुझे 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, और आप भी मेहनत करोगे तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ साथ में। देखो अजय, अजय नाम है, लेकिन इस बच्चे का नाम है पूजा, ठीक है। और देखो शुभम यादव कह रहे हैं बस करिए, जबकि शुभम को मैं अच्छा बच्चा समझ रहा था। क्यों भाई शुभम बिगड़ रहे हो? शुभम बिगड़ गए हो आप। और क्या, केमिस्ट्री 2 क्लास नहीं दे रहा हूं, केमिस्ट्री की 2 क्लास नहीं दे रहा हूं। मुझे पता है केमिस्ट्री में याद करना होता है, इसे समझना होता है, इसे समझना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश गर्त, इसे मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसके विपरीत मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से जाएगी तो समांतर निकल जाएगी ना, ये आपको पढ़ना होगा। अरे यार देख लेना, एक अच्छा 10 में पढ़ा, ये सब पढ़े हो, पूछा उछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं, मुझे करना है, मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, अगर 9वां चैप्टर 5 दिन में कंप्लीट हो गया, मतलब 10 घंटे या 6 दिन में कंप्लीट हो गया, तो समझना कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पहले से नहीं कुछ कहूंगा, मैं कल के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, क्योंकि जब जब मैं कहूँ कि सैटरडे को क्लास लूंगा, तब तक मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। 2 सैटरडे से यही हो रही है, किसी दिन मुझे चोट लग जा रही थी, किसी दिन कुछ हो जा रहा था, है ना। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा कल क्लास लूंगा या नहीं लूंगा, जैसा भी होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है, ओके। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, जैसा कुछ होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। भाई क्यों बताऊं मैं पहले से, क्योंकि 2 बार तो मैं देख चुका हूं। पिछली बार कहा आंख के पास में चोट लगी, दूसरी बार कहां से कहां जाना पड़ा। चलिए ना, चलिए चलिए, अब थर्ड नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है। थर्ड नियम, तीसरा नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तृतीय नियम, हेडिंग डालिएगा तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है, इधर ध्यान देना। तृतीय नियम क्या होता है, ध्यान देना इधर सभी लोग। तृतीय नियम में यह होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। वक्रता, देखो भाई मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, क्यों तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी पूछा होता नहीं जाता है। मैं मानता हूँ कक्षा 10 में आप लोगों ने कम से कम इतना तो पढ़ ही लिया था, हा? ना, ये मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। पता नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इतना ज्यादा खिलाड़ी आदमी तो नहीं रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये देखिए मुख्य, ये जो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या इसी मार्ग से वापस लौट जाती, जौने रास्ते से आया था वही रास्ते से चला जाएगा। होता ना, ऐसा घुसा मारूंगा जौने रास्ते से आया उसी रास्ते से चले जाओगे, है वही बात होती, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाता है। सी से आ होकर आया था, सी से चला जाता है। कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए नहीं है, यह बात समझ लेना सभी लोग। क्यों आप लोग टाइम नहीं बात समझ रहे हो, ठीक है। नोट कर लो इसे आप। अभी आधे घंटे और पढ़ाएंगे 3 बजे तक, फिर मैथ चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगी, फिर से मैं 6 बजे मिलूंगा। आशीष सर, आओ। आशीष, अब पानी मंगवा रहा हूँ। डिफिनेशन बोलिए। मुख्य वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। अरे भर के दे दो, उसमें वो गर्म हो गया होगा, सो रहे हो बहुत ज्यादा।
मैंने स्टार्टिंग में बताया कितने नंबर के पूछे जाते हैं राधेश्याम ठाकुर। अच्छा, ये यूट्यूब की सुबह वाली क्लास कौन कौन नहीं देखा है जिसमें मैंने वो पढ़ाया था? मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पानी मंगवा रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। बताओ, आप लोगों ने नहीं देखा था जिसमें मैंने न्यूमेरिकल कराया था? हाँ, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देख रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे ना। ये तो हो गया। देखो मैं तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूछा उछा जाता नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तेजी से चलूँ। जहां से पूछा जाएगा वहां पे स्लो स्लो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ? अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये कक्षा 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ उड़ के फेंक दिए हो कॉपी किताब फाड़ फूड़ के ना। चलिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। पहला क्या है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना? क्या पहला कंडीशन, मान लीजिए आपका यह एक अवतल दर्पण है, अगर इसमें वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग पढ़े हो ना कक्षा 10 में। यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर एक वस्तु खूब बड़ा से अनंत पर रखा गया है। ये भी वस्तु, ये भी वस्तु है जो कि अनंत पर रखा गया है ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा यह आपको बताना है। तो देखो वस्तु से, देखो इसका वक्रता केंद्र C है, इसका ध्रुव P है, ठीक है। वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश किरणें होंगी। एक प्रकाश किरण सीधे मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है, और अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात क्या समांतर हो जाएगी, ठीक है। एक तो प्रकाश किरण ये वाला जाएगी, दूसरा प्रकाश किरण क्या होता है, यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है ना, ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस यहाँ पे होगा, चलो ठीक है, इसको मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा किरण क्या होता है, यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये प्रतिबिंब देखिए यहीं पे करते हैं, तो ये प्रतिबिंब बनता है, ये आपका प्रतिबिंब बनता है, ये वाला, ये प्रतिबिंब बनता है। बताओ ये वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, सही वाला बनता है या आभासी वाला बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है? बताओ, ये प्रतिबिंब कहाँ ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, यानी ये सही में मिलते हैं, वो ऑनलाइन वाला नहीं है ये सब, ठीक है। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है ना। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसे बना लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, दूसरा वाला कंडीशन हम बना रहे हैं। दूसरा वाला कंडीशन में क्या होता है, एक दर्पण है जो कि जिसपे वस्तु रखा गया है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F से ये है और इसका ध्रुव P है। वस्तु जो रखा गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यह वस्तु रखा गया है, ये भी वस्तु। तो इसमें ध्यान देना क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, देखिए इस ए बी वस्तु से ए से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाती है टू से टू से क्या करते हैं, यहाँ से परावर्तन होता है और मुख्य फोकस से परावर्तन, मैंने मतलब प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया था ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो ऐसे होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे इसी बिंदु से दूसरी प्रकाश किरण जाती है, यहाँ से वक्रता केंद्र से जाती है। तो यहाँ पे देखो ये प्रतिबिंब बनता है। बताओ ये कहाँ बनता है,
अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? बताओ जरा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? बताओ कहां पे बनेगा? F और C के मध्य बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूं फालतू का ना। इसमें तो आप मेरे से भी तेज हो आगे। हाँ, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखना। अगर वस्तु को हम कहां रखें? वक्रता केंद्र पे रखें तो कहां पे बनेगा? इसको देखते हैं। ठीक है, वक्रता, हाँ अवतल लेंस पर ही हम पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण पे, सॉरी अवतल दर्पण पे ही हम लोग अभी प्रतिबिंब बना रहे हैं, उत्तल दर्पण पे आगे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? मान लो अवतल दर्पण है, यहाँ इस कंडीशन में वस्तु को हमने कहाँ रखा? वस्तु को हमने वक्रता केंद्र सी पे रखा है। ठीक है, ये कक्षा 10 में भी है ना। वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र सी पे रखा है। ये भी आपकी वस्तु है। ठीक है, और ये इसकी फोकस दूरी एफ है और यहाँ पे पी ध्रुव है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वस्तु को थोड़ा छोटा कर दें हम लोग। ठीक है, इसको छोटा करें हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी, फिर मुख्य फोकस से होती हुई वापस होते जाएगी इस तरह से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा? यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा? बताओ। दूसरा प्रकाश किरण यहीं से, देखो ये कैसे भेजा जाता है, ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना कहाँ पे बनेगा। पहले बन गया यार, पता है ना आपको कहाँ पे बनेगा ना। कला में बहुत कमजोर हैं आप गुरुजी, आप ना गुरुजी कला में बहुत कमजोर हैं आप। कहाँ पे बनेगा पता है ना आपको? कहाँ पे बनेगा? ये बना है प्रतिबिंब आपका, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। गुरुजी आपका कला बहुत खराब है, उल्टा पुल्टा आड़ा टेढ़ा खींच रहे हैं ना, यही कहोगे आप लोग। सेम साइज का बनेगा ना। हो गया यहां तक? नेक्स्ट चले, अगला चलते हैं। अगला चलें। ठीक है, अगला देखो, अगला में क्या होता है। अगले में वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु खिसकाकर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप लोगों को पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अगर पता है तो, मैं भी देख लेता हूँ किसको किसको पता है। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये आप लोग कमेंट कर दो। ठीक है, ये देखो हमने वस्तु को कहाँ रखा। देखिए ये आपका, ठीक है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका ध्रुव भी है। ठीक है, मैं वस्तु को यहाँ पे रखा, ये लाल वाला वस्तु है यहाँ पे, ये भी। बताओ प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनेगा? बताओ, अरे बताओगे? देखो यहाँ पे दो प्रकार की प्रकाश किरणें निकलेंगी। पहली प्रकाश किरण क्या? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी और कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, पहली प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा? बताओ, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा? बताओ बताओ। मुख्य फोकस से होकर निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर निकलेगी।
अपवर्तन के पश्चात कहाँ से चला जाएगा? अरे यार क्यों नहीं बन रहा है मेरा? यहाँ से ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे ये बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये बी डैश उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और मैंने जबरदस्ती बनवा दिया ना, चलो कोई बात नहीं, आप लोग तो पढ़े हो ना, आपको पता है जबरदस्ती नहीं बनता है, सही सही बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या वस्तु से बड़ा बनेगा ना, बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और क्या होगा बताओ? वक्रता केंद्र केंद्र अनंत के मध्य बनेगा ना, मध्य बनेगा, है ना, ठीक है। रब करो इतना, अरे इतना लिखो आप लोग, मैं रब करूंगा, आप खुद ही करोगे, है ना। ये मैं जबरदस्ती बना दिया वहां पे, अरे नहीं बनेगा तो मैं जबरदस्ती बना दूंगा। चले आगे, इसको रब करता हूं मैं ना, चलते हैं आगे। अभी एक दो कंडीशन और बचा है, मुख्य फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये बचा हुआ है। अच्छा आप लोग बना लोगे क्या अपने से? कक्षा 10 में पढ़े ही हो, मैं बता देता हूँ कि बना दूं मैं, क्या कर रहे हो, कैसा कहो आप, कहोगे तो मैं बना दूंगा, बना दूं या बना लोगे? हाँ बना दूं या बना लोगे बताओ? चलिए बना दीजिए, चलिए ठीक है बना देंगे मैं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा, चलिए दोनों बना दूंगा मैं, दो तीन बच्चे हैं कंडीशन, ठीक है कर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता, कभी कभी अगर पूछना भी होगा तो ये पूछ देगा क्वेश्चन, मान लीजिए अगर एग्जामिनर बना भी दिया, सोच लिया बनाने के मुझ से, तो ये बना देगा कि कोई वस्तु अगर है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्या आप लोग कर लोगे? बताओ क्या कर लोगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव में सही कर लोगे बताओ? हाँ ठीक है कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा फ्री कर दें, 10 मिनट में आप लोग पानी उनी पी लो, क्योंकि 3 बजे आएंगे विशाल सर, वहां से क्लास लेंगे आपकी मैथ की, ठीक है, तो फ्री हो जाओ, और 3 बजे बायो वालों का यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास होगी, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे, कल भी 1 बजे मिले, नहीं कल नहीं मिलेंगे भाई, अभी मैं कल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन डालूंगा भाई, कब जब जब मैं शनिवार को पढ़ाने के लिए कहा हूँ तब तक कोई न कोई समस्या हो गई है। पिछली बार मेरा आंख के ऊपर चोट लग गया था, उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी, बुखार उखार आ गया था, है ना। तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, जैसा भी होगा मैं नोटिफाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे जीना है अभी, ठीक है। क्योंकि इसमें से कुछ होते हैं मतलब बदमाश, वो लोग बनाते हैं कि शनिवार को छुट्टी मिल जाए, है ना। पीडीएफ डाल दूंगा मैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है, ओके। और हाँ चैप्टर 5 वाला जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कर लेना, चैप्टर 5 वाला जो क्वेश्चंस है कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ बायो क्लास 4 बजे से होगा, 4 या 4:30 बजे, ठीक है। चलिए भैया
तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कितने बजे? 6 बजे मिलेंगे हम लोग फिर से, ठीक है? ओके, मैं इसका पीडीएफ डलवा दूंगा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहना, बायो मैथ वाले मैथ पढ़ना, बायो वाले बायो पढ़ना। फिर 6 बजे हम लोग केमिस्ट्री क्लास में मिलेंगे।